अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र ललावंडी गांव में करीब 5 साल पहले गो तस्करी के शक में रकबा मॉब लिंचिंग केस के मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार करते हुए 7 साल की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। एडवोकेट अशोक शर्मा विशेष अभियोजक ने बताया कि आरोपी नवल किशोर को साक्ष्य भाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। वहीं 4 आरोपी परमजीत, नरेश, विजय और धर्मेंद्र को धारा 341 और 304 के पार्ट प्रथम में आरोप सिद्ध होने पर 7 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि एडीजे नंबर 1 के न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने फैसला सुनाते हुए धारा 304 पार्ट प्रथम में चारों आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं धारा 341 में 1-1 माह की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस सजा में जो कस्टडी इन्होंने पूर्व में भुगत ली थी, इस सजा में उसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से तो खुश है, लेकिन दंडादेश से प्रसन्न नहीं है, इसलिए अभी फैसले की कॉपी लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा। साक्ष्य अभाव में बरी हुए नवल किशोर के मामले में निर्णय आने के बाद निर्णय की कॉपी के बाद तय करेंगे। अगर संतोषजनक हुआ तो सही है, नहीं तो आगामी उच्च कोर्ट में अपील की जाएगी। एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि मोबाइल पर बातों के आधार पर नवल किशोर को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे एविडेंस को नहीं माना और उसे संदेह का लाभ दिया। दी गई है। नवल को तो सारी धाराओं से बरी कर दिया। नवल को सारी धाराओं से बरी कर दिया और बाकी मुल्जिमान को 302, 147 से बरी कर दिया। सिर्फ 304 और 341 के अंदर सजा दी गई है चारों मुल्जिमान को। जी, 304 की क्या डेफिनेशन रही है इसमें? 304 में यह है कि हत्या करने का इरादा नहीं था, उसके लिए दोषी माना है। हत्या का इरादा नहीं माना और अनलॉफुल असेंबली की जो उससे भी मुल्जिमान को बरी कर दिया। अनलॉफुल असेंबली की फॉर्मेशन से भी सभी मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसलिए उसके आधार पर जो है मॉब लॉन्चिंग वाला मामला साबित नहीं होता प्रोसिक्यूशन के। लेकिन चूंकि न्यायिक जांच के अंदर पुलिस को ही दोषी माना था, न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट हमने पत्रावली पर पेश की, उसमें न्यायिक अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को दोषी माना, लेकिन अदालत ने उसको नज़रअंदाज किया और असलम के बयान के अंदर किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं था। ये दोनों चीज़ें न्यायिक जांच के अंदर आई थी, लेकिन न्यायिक जांच को अभियोजन ने जानबूझकर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। हमने पुलिस अधीक्षक अलवर को, डीजी को और होम विभाग को इस बात का नोटिस दिया है कि जब आपने जांच कराई, न्यायिक पुलिस अभिरक्षा के अंदर आदमी मरा और आपने जांच कराई और जांच करने के पश्चात आपके अधिकारियों को दोषी माना और उस दोषी मानने के बावजूद भी आपने अपने पुलिस कर्मियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, इसके लिए भी हमने उनको नोटिस दिया हुआ है। सर, चारों को भी क्या सजा सुनाई और उसके लिए आगे आप 304 के अंदर 7 साल की सजा सुनाई है। उसके लिए हम अपील माननीय उच्च न्यायालय के अंदर करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपील के लिए टाइम है 1 महीने का हमारे पास। हम जल्दी से जल्दी अपील पेश करेंगे। अपील पेश करके सेंटेंस सस्पेंड होगा, उसके बाद 341 में क्या मामला बनता था? 341 में रोकने का, अभियुक्त को रोकने का, उसके आधार पर उसमें तो नॉमिनल सजा होती है, 1 महीने का पनिशमेंट होता है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होता, इसलिए उसके आधार के ऊपर दोषी है। इस जजमेंट को लेकर के अभी आप यानी असंतुष्ट हैं? हम तो असंतुष्ट हैं, हम तो अपील पेश करेंगे। इधर आरोपी पक्ष एडवोकेट हेमराज गुप्ता ने बताया कि सभी आरोपियों से एक धारा 147, धारा 302 हटा ली गई है और एक को बरी किया गया है। अब धारा 341, 304 पार्ट प्रथम में फैसला हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सजा को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में न्यायिक जांच हुई थी, जिसमें पुलिस कर्मियों को दोषी माना गया था, लेकिन अदालत ने उसने एक जांच को नज़रअंदाज किया था, जबकि हमारी ओर से पत्रावली पेश की गई थी। इसके अलावा असलम के बयान में भी कोई आरोपी का नाम नहीं था और अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर कोर्ट में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया। एक व्यक्ति की जो मौत हुई थी पुलिस अभिरक्षा में हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों तक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सज़ा सुनाई गई है, न्यायालय का निर्णय है। अभी हम निर्णय की प्रति लेंगे और उसको अवलोकन करने के बाद ये निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम इस दंडादेश निर्णय से प्रसन्न हैं, लेकिन इस दंडादेश से प्रसन्न नहीं हैं और इसकी कॉपी लेकर और बातचीत की जाएगी
और इसके बाद अगर ये समुचित होगा तो अपील की अनुशंसा की जाएगी। क्या मामले रहे हैं इसमें, किन किन धाराओं में अब जो सजा हुई है? देखिए 341 और 304 पार्ट फर्स्ट में कन्विक्शन किया गया है। पार्ट 304 पार्ट फर्स्ट में 7 साल की सज़ा दी गई है चारों अभियुक्तगण को और 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जहाँ 341 जो सेक्शन है उसमें 1 माह का दंड और 500 रुपये जुर्माना किया गया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी और पूर्व में जो इन्होंने कस्टडी न्यायिक अभिरक्षा में निकाली है उसका इनको सेट ऑफ मिलेगा। अभियुक्तों के जो वकील हैं उनको बताया कि न्यायिक जांच में भी उन कई चीज़ों को दरकिनार किया गया है। न्यायिक जांच की जो उसमें देखिए 2 एस्पेक्ट होते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो उनका अपना व्यू है। न्यायिक जांच इस पर्पज से की गई थी कि एलिगेशन ये लगाए जा रहे थे कि हमारी पुलिस जो है उसने इस घटना में सक्रिय भाग लिया है, लेकिन न्यायिक जांच करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्होंने जो न्यायिक जांच की थी उसमें केवल उन्होंने पुलिस का इतना सा ही गलती मानी थी कि उन्होंने मेडिकल हेल्प जो है इसको इन टाइम नहीं दिलाई। और न्यायिक जांच जो है इस प्रकरण से कोई प्रभाव डालने वाली नहीं थी। दैट वाज ए एग्जीक्यूटिव वर्क और वो अलग चीज़ थी। यहाँ जो साक्ष्य संकलित की गई उसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया है। घोषित का मॉब लिंचिंग में पहला मामला है ये, क्या पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मेरा कहना यह है कि हमारे राष्ट्र में कानून का राज है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वह मौके पर ही न्याय कर दे अपने स्तर पर। तो फिर ये संस्थाएं, न्यायालय, पुलिस स्टेशंस, ये जो सारी सामाजिक परिवेश और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि ये बहुत संगीन किस्म के अपराध हैं कि आप मौके पर ही न्याय कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समाज में एक गलत मैसेज जाता है और आज सज़ा हुई है तो निश्चित रूप से समाज में ये मैसेज जाएगा कि अगर आप मनमर्जी करेंगे, मनमाना राज चलाने की कोशिश करेंगे तो आप दंड के भागी हों। इधर बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि इस संबंध में न्यायिक जांच हुई थी, लेकिन अतिरिक्त सीजेएम ने इस मामले में पुलिस को इतना सा दोषी माना कि पुलिस ने मेडिकल हेल्प समय पर उपलब्ध नहीं करवाई। क्योंकि पुलिस न्यायिक जांच में ही न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच की गई, उसके अंदर पुलिस को दोषी माना तो पुलिस का वर्चस्व कैसे रहेगा? जब न्यायिक अधिकारी पुलिस कर्मियों को दोषी मानता है, पुलिस अधीक्षक अलवर ने एक लेटर लिखा है कि पुलिस अभिरक्षा में आदमी की मृत्यु हुई, उसके ऊपर न्यायिक जांच का आदेश दिया गया। जब न्यायिक अधिकारी इस बात को मानता है कि पुलिस कर्मियों का दोषी है, फिर भी लेकिन पुलिस उस न्यायिक अधिकारी की जांच को नज़रअंदाज करके मुलजिमान का चालान पेश करता है, इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? न्यायिक जांच किस लिए कराई जाती है? न्यायिक जांच तो पुलिस की जांच से ऊपर होती है। वहीं आरोप से बरी हुए नवल किशोर ने बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आगे वह अपील करेंगे, जो भी फैसला आएगा सही आएगा। यहाँ से भी जो फैसला आया है वह उन्हें माननीय है। दोष हैं, बाकी हमें फिर भी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है। यहाँ से चाहे कैसा भी कोई न्याय हमें मिला है, जैसा भी मिला है, पर आगे हमें हाई कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी दबाव, राजनीतिक दबाव, मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम किया होगा, बाकी फिर भी हमें हाई कोर्ट पे भरोसा है। बाकी निर्दोष थे बच्चे और सारी चीज़ें, सारे साक्ष्य इस चीज़ का मायने रखते हैं, पर किस तरह का क्या मामला रहा है नहीं पता, इस चीज़ कह नहीं सकते। तो अभी जो 7 साल की सजा सुनाई है उसको लेकर के भी आप असंतुष्ट और आगे अपील करवाएंगे? खैर कोर्ट को तो अपन नहीं कह सकते क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर अपन उंगली नहीं उठा सकते, बाकी हाई कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है। हाई कोर्ट में जाएंगे अभी? हाँ, हाई कोर्ट जाएंगे, न्याय की उम्मीद है, हम न्याय लेंगे, न्याय मिलेगा। आज जो कोर्ट ने आपको राहत दी है उसमें आप क्या मानते हैं? भाई मैं कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि न्यायपालिका के ऊपर हमें भरोसा है। न्यायपालिका के ऊपर हम कोई भी तरह की किसी कैसा भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पुलिस ने आपको लेकर के दावे किए थे कि पूरा रोल था। हाँ, पुलिस तो दावा करती रही है और करती रहेगी आगे भी। बाकी इस तरह का कोई नहीं है, पुलिस कहने से कुछ नहीं है, पर जो न्याय है अभी यहाँ न्याय मिला है, कुछ आगे न्याय मिलेगा। हम अगर लगातार संघर्ष करेंगे। आपको कि न्याय मिला है थोड़ा? हाँ, न्याय मिला है, बाकी आगे जो बाकी है तो उस चीज़ को हम आगे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। मेर पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि एक युवक की हत्या हुई थी, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि धारा 302 से बरी कर दिया गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरह का फैसला आया है उसमें ऐसा लगता है कि दोनों सरकारी वकीलों ने इसमें सही तरीके से पैरवी नहीं की और जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उम्र कैद की जगह इन्हें 7-7 साल की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
बरी किए गए नवल के खिलाफ अन्य 4 आरोपियों से ज़्यादा साक्ष्य होने के बावजूद भी नवल को बरी किया गया। यह सबसे बड़ी बात है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि सरकार ने बेहतरीन वकील नियुक्त किए, लेकिन निर्णय से यह बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं पैरवी में कमजोरी रही है। एक आदमी की हत्या की गई। पहली बात तो 302 हटाना ही बहुत तकलीफ़ की बात है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि अदालत ने जो फैसला दिया है, अदालत में जो पैरवी की गई और विशेष तौर से राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए एपीपी, वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए। जो सरकारी वकील जो नियुक्त किए, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। 302 के मुजरिम को 304 पार्ट 1 में मुलजिम पर चार्जशीट पे ही पेश करा देना, उस वक्त वकील जो एपीपी था सरकार की तरफ से, उनको उसका विरोध करना चाहिए था। अदालत क्या करेगी? अदालत तो उसी पर फैसला देगी जो आपने मान लिया है। इसलिए मैं सारी कमजोरी सरकारी नियुक्त किए गए एपीपी की मानता हूँ। पर आप ही के समाज के बड़े वकील हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, ये हम तय कर रहे हैं अभी। और हाई कोर्ट में हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इनको सबको आजीवन कन्विक्शन करेगा, क्योंकि नवल किशोर जिसके खिलाफ दुनिया भर के साक्ष्य हैं, उनसे ज़्यादा साक्ष्य हैं जो 4 लोगों को दोषी करार दिया है, उसको भी बरी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग इसमें जो सरकारी वकील थे वो अच्छे से पैरवी नहीं कर पाए और उसका ये दुष्परिणाम निकला कि सिर्फ 7 साल की सज़ा, जबकि अगर 304 पार्ट 1 में भी देखा जाए तो 10 साल से आजीवन कारावास का प्रावधान है। फिर 7 साल की सज़ा कैसे की गई? तो कहीं ना कहीं इन्होंने पैरवी करने में बहुत बड़ी पहलू कांड जब कहा था, जब जो सजा उनको बरी किया गया था, तब आरोप लगे थे कि सरकार बीजेपी की है इसलिए उनको बरी कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है, अब सजा हुई है, तो अब इसको किस रूप में देखते हैं? सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर वकील नियुक्त किए, परंतु क्या कमियां रही ये अभी बात बाद में की जाएगी। पर मैं ये मान के चलता हूँ, जैसा मैंने आज यहाँ देखा और जैसा सुना और जिस तरह से मैंने जज साहब को सुना, उससे मुझे ऐसा लगा कि जो सरकार ने गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त किए थे, उन्होंने पूरी तरह से अच्छे जो उनको पैरवी करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं। ये मुझे नकवी जी को यहाँ पे अपलोड किया, अच्छा खासा किया गया, तो आप क्यों सवाल उसको उठाना चाह रहे हैं या सच्ची में उन्होंने कोई? नहीं, मैं नकवी साहब का नहीं, मैं दो वकील सरकार ने नियुक्त किए। हमारे स्थानीय वकील बहुत अच्छे वकील हैं, अशोक शर्मा जी को नियुक्त किया। राजस्थान हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं नकवी साहब, उनको किया। लेकिन इस फैसले को सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि उन दोनों ने ही इसमें कैसे कोताही बरती है, किस तरह से क्या कमी रही है, क्योंकि ये 7 साल का कोई किसी तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। या तो आप बरी करते या फिर आजीवन कारावास से कम का कोई प्रावधान ही नहीं था इसमें। ये कैसे किस तरह से मान लिया, हमारी समझ से बाहर है। तो आगे आप अपील कर रहे हैं? बिल्कुल। वहीं इस बहुचर्चित रकबर मॉब लिंचिंग मामले में आज अदालत द्वारा दिए गए फैसले को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा हाईकोर्ट के नियुक्त सरकारी वकील नासिर अली नकवी ने इस फैसले पर असंतोष जाहिर किया है और कहा है कि एक हत्या होने के बावजूद भी इस मामले में धारा 302 का प्रकरण नहीं माना गया और जो सजा सुनाई है वह भी नाकाफ़ी है। लेकिन उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हमने मुकदमा साबित किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में निर्णय का परीक्षण करने के बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय के लिए इस मामले को दाखिल करने की सरकार से अनुशंसा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने इस मॉब लिंचिंग मामले में नवल किशोर को बरी करने के मामले को भी उन्होंने गलत माना। ये बड़ी गंभीर घटना थी यहाँ पे, और मुलजिमों ने कानूनी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के खुद ही हाकिम बन गए, खुद ही और वहीं पर ही उसको एग्जीक्यूट किया, गो तस्कर मानते हुए। अगर गो तस्कर भी था तो उसको वहाँ ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं था। इस केस में हमने काफ़ी मेहनत की। उस समय के जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी थे उन्होंने भी एविडेंस कलेक्ट की, क्योंकि बिना एविडेंस आए इसमें कुछ नहीं हो सकता था। जिसमें विष्णा राम जी तत्कालीन एडिशनल एसपी थे, उस रामनिवास, श्रीमन मीना, वीर सिंह, वंदना भाटी, विशेष रामनिवास, इन विशेषकर ये लोग थे। हमने कोर्ट के सामने समस्त तथ्य रखे, सबूत रखे और उनको भली भांति साबित किया। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोर्ट ने 302 नहीं माना और एक नवल को बरी कर दिया और सज़ा भी कम सुनाई है 304 में। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि यदि दोषी पाए जाते हैं मॉब लिंचिंग केस में तो उस धारा में जितनी भी अधिकतम सज़ा है वो सुनाई जाए। 304 पार्ट 1 में अधिकतम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है।
एक हद तक तो हम इससे संतुष्ट है। कोर्ट ने मुकदमा तो साबित माना हमारा, लेकिन इसमें कमज़ोर धाराओं में सज़ा सुनाई, 302 के बदले 304 में, और सज़ा भी कम सुनाई है। नवल को गलत बरी किया। एक सर सवाल था कि सीएम बोले कि हम इस मामले में गहराई तक जाएंगे और सीनियर एडवोकेट से बात करके उच्चतम न्यायालय में भी बात करेंगे। क्या अभी तो उच्च न्यायालय में अपील करने की मैंने भी ओपिनियन दी है। क्या सर सज़ा उसके बाद भी उच्चतम न्यायालय में पहले भी एक, उस पर अभी तक कोई स्थगन या कुछ आया नहीं है, तो वो और इन दोनों फैसलों में क्या बात? अभी उच्चतम न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं, उच्च न्यायालय ही है अभी तो उच्च न्यायालय में जोरदार पैरवी होगी। पूर्व में अलवर में हुए पहलूकांड प्रकरण में भी सभी आरोपी बरी हुए थे, उसमें भी सरकार के भी प्रयास जारी है, इसमें भी एक नवल अभी बरी हुआ है। क्या अब आगे प्रक्रिया होनी चाहिए कि इनको आप आगे और प्रोसेस में ले सकें? इनमें स्टेट अपील होनी चाहिए। इसमें पहलू में तो कर चुकी है सरकार अपील, उसका नंबर जब आएगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि सज़ा हुई है, इनको बरी नहीं किया। इधर में पंचायत के सदर शेर मोहम्मद द्वारा इस मामले में सरकारी वकीलों द्वारा कमज़ोर पैरवी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये आरोप निराधार गलत है। अगर हम कमज़ोर पैरवी करते तो उन्हें सज़ा नहीं मिलती। इस पर क्या कहना चाहिए? अब ये तो उनका मानना है। पैरवी अगर सही से नहीं करते तो आज की सज़ा होती क्या है? अगर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। ना सरकार में इसमें कोई कमी छोड़ी, ना हम वकीलों ने कोई कमी छोड़ी। पूरे मामले में आपने पूरी मेहनत की, उसके बावजूद भी कहीं लगता है कि सरकार के साक्ष्य जुटाने में या जैसे नवल के मामले में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी? कोई कमी नहीं थी, संपूर्ण साक्ष्य है। अब ठीक है, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किए तो हायर कोर्ट है, वहाँ जाए। हम कोर्ट पे भी इस मामले में एक न्यायिक जांच भी थी जिसमें पुलिस पर ही आरोप लगे थे बड़े, क्या उसका कहीं लाभ मिला है इनको? उसका भी थोड़ा बहुत इनको लाभ मिला है, संपूर्ण लाभ नहीं मिला। अगर उसको लेते तो उसका सिर्फ इतना ही लाभ मिला जो मैंने अभी देखा फैसले में पढ़ा। नवल की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई थी पुलिस वालों ने, तो उसका सिर्फ इतना लाभ दिया है कि भाई उसको देखे जाने की संभावना थी, क्योंकि वहाँ न्यायिक जांच में ये भी गया था असलम भी और ये भी गया था। लेकिन जब असलम को गवाही मान ली है, जो असलम उसके साथ था मृतक के, तो नवल के लिए उसको डिस्कार्ड करना बेहतर नहीं है। जिस तरह पहलू खान प्रकरण में अभी तक कोई भी एक मुख्य साक्ष्य गवाह नहीं थे, इस मामले में तो एक प्रत्यक्षदर्शी स्वयं मौजूद था। उसमें तो कोर्ट में इनकार, पहचानने से इनकार कर दिया था गवाह ने। यहाँ तो कोर्ट में पहचाना भी इसने, इस असलम ने PWR जो उसके साथ था। भरपूर साक्ष्य है। ठीक है, कोर्ट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उसकी अपील, रेमेडी अपील में जाओ। गुरुवार सुबह से ही अदालत परिसर में गहमागहमी का माहौल था। सभी पांचों आरोपी भी अदालत में मौजूद थे। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद थी और भीड़ को एकत्रित नहीं होने देने के लिए पुलिस ने पूरे बंदोबस्त किए हुए थे। पुलिस अधिकारी इस मामले पर निगरानी बनाए हुए थे। जैसे ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया, वैसे ही पुलिस ने चारों आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया। इसके बाद मौके पर मौजूद रहे हिंदूवादी संगठनों ने इस फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और उस वक्त थोड़ा माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए सभी को शांत किया। ये है कि किसी प्रकार का अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसला था जो अदालत ने सुनाया, तो किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम नहीं हो, उसको लेके सुरक्षा रखेगी। मुलजिमों को भी कड़ी सुरक्षा के बीच आपने यहाँ से भेजा है। वो तो जो भी होता है, आरोपी जिनको जेल दाखिल कराया जाता है, सुरक्षा करा के ही कराया जाता है। और इसमें पैरवी करने वाले और इसमें जुड़े वो मैं उस पर कोई टिप्पणी मैं आपने कर लगातार सकती इतनी सारी QRT और 4 थानों की पुलिस लगा रखी। बिल्कुल, आम जन की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और किसी प्रकार की अनटूवर्ड तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए सुरक्षित रखना जरूरी है और न्यायालय परिसर है इसलिए।
उसके बाद पुलिस और क्यूआरटी टीम चारों आरोपियों को जेल ले गई। उल्लेखनीय है कि इस मामले में सरकार की ओर से 67 गवाहों के बयान तथा 129 पेज के दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। बहुचर्चित इस मॉब लिंचिंग केस में पैरवी के लिए राजस्थान सरकार ने जयपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नासिर अली नकवी को 2021 में विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया था। केस की सुनवाई अलवर एडीजे नंबर 1 विशेष कोर्ट में चल रही है। एडवोकेट नकवी पहले बता चुके हैं कि 20 और 21 जुलाई 2018 को रकबर की मारपीट की हत्या कर दी गई थी। इस केस में पुलिस ने परमजीत, धर्मेंद्र व नरेश को गिरफ्तार किया था। बाद में विजय व नवल को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह मॉब लिंचिंग में कुल 5 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। केस में 67 गवाहों के बयान कराए गए हैं। इनमें कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, तत्कालीन रामगढ़ थाना प्रभारी एवं एएसआई मोहन सिंह, रकबर का साथी असलम सहित 5 लोग चश्मदीद गवाह हैं। 129 पेज के दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं। इनमें आरोपियों की मोबाइल की कॉल डिटेल व लोकेशन भी है। पुलिस ने मारपीट में काम लिए डंडे भी बरामद किए थे। मेडिकल पोस्टमार्टम में रकबर के शरीर पर 13 चोटों के निशान थे। डॉक्टरों ने उसकी मौत भी चोटों के कारण मानी थी। पुलिस हिरासत में मारपीट के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मामला यह है कि रामगढ़ ललावंडी गांव के पास 20 से 21 जुलाई 2018 की रात को जंगल से पैदल गाय ले जा रहे हरियाणा के कोलगांव निवासी रकबर उर्फ अकबर एवं उसके साथी असलम को लोगों ने घेर कर मारपीट की थी। इस दौरान असलम लोगों से छूटकर भाग गया था। रकबर घायल हो गया था। घायल को पुलिस के हवाले कर दिया था। रामगढ़ सीएचसी पर ले जाने के दौरान रकबर की मौत हो गई थी। पुलिस ने धर्मेंद्र, परमजीत सिंह, नरेश, विजय व नवल को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी अभी हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। रकबर मॉब लिंचिंग के मामले में परिजनों ने जिला जज अदालत में केस ट्रांसफर की याचिका भी लगाई थी। हालांकि याचिका खारिज हो गई थी और केस एडीजे 1 की अदालत में चला। प्रशासन ने यह मामला राज्य सरकार के गृह व विधि विभाग को भेजा था। बाद में राज्य सरकार ने इसमें हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट नासिर अली नकवी को पैरवी के लिए नियुक्त किया था।